हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वनडे एग्ज़ाम फाउंडेशन में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, डीआरडीओ एमटीएस, सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल या डीएसएसबी, यानी जिसमें जीके जीएस के ऑप्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस में है, उन सभी स्टूडेंट के लिए हम लेकर आए हैं भारतीय इतिहास। यह दो वीडियो में ख़त्म होगा और यह दो वीडियो में पूरा जीके का जो है कि निचोड़ है, और उन क्वेश्चन का निचोड़ है, उन प्रश्नों का निचोड़ है जो प्रश्न आज तक के रेलवे, एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने भारतीय इतिहास में, जो भारतीय इतिहास के उन क्वेश्चन पर और उनके उसके साथ साथ उनके आंसर पर भी, जो कि रेलवे के प्रत्येक एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम हैं, वनडे एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी और जिसमें कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि जो भी स्टूडेंट 2019 से रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई किए हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यह जो वीडियो है, यह भारतीय इतिहास का फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी हम बनाएंगे, जिसमें हम भारतीय इतिहास के जितने भी क्वेश्चन आज तक के रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उस दूसरे पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। तो यह भारतीय इतिहास से पूछे जाने वाला कुछ प्रश्नों के जो कि रेलवे, एनटीपीसी या रेलवे किसी एग्ज़ाम में आए हैं, तो उसका पहला पार्ट है। तो चलिए फ्रेंड, हम शुरू करते हैं। जब भारतीय इतिहास है, इस इतिहास को देखिए 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है, तो जो इस भारतीय इतिहास का पहला जो पार्ट है, प्रागैतिहासिक, इससे क्वेश्चन देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये पहला क्वेश्चन है: भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन में दिया है: ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी विलियम जोन्स, सी जेम्स वर्गेस और डी है एनपी चक्रवर्ती। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन है, रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 18 अप्रैल 2016 के थर्ड पाली में पूछा जा चुका है। तो देखिए फ्रेंड, अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है, आंसर ए राइट आंसर होगा। इसका जो आंसर है ए जो है राइट आंसर होगा। देखिए अब राइट आंसर जो ए है, इसके बारे में क्या है विशेष, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है, जो एएसआई एशियाटिक सोसाइटी का उत्तराधिकारी है, जो 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा तत्कालीन वायसराय चार्ल्स जॉन कनिंघम की सहायता से स्थापित हुआ था, तथा अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय 1902 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन
करके जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? तो इसका गठन जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है कि मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए आंसर ऑप्शन जो दिया है लूसी, होमो नलेडी, सी है होमोसेपियंस और डी है ऑस्टियोपिथेलिक्स। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन जो है रेलवे एनटीपीसी के 2016 में ऑनलाइन परीक्षा 22 अप्रैल 2016 के सेकेंड पाली में पूछा गया था और इसका राइट आंसर होगा होमोसेपियंस, यानी मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है। यानी देखिए वर्ष 2015 में होमो नलेडी जो है नामक एक जीवाश्म की खोज से मानवीय विकास से संबंधित नवीन तथ्यों की परिकल्पना करने का प्रयास किया जा रहा है। होमो नलेडी नामक जीवाश्म को 2 मिलियन वर्ष यानी प्लस 0.5 मिलियन वर्ष पूर्व माना जा रहा है। यानी देखिए जिस जीवाश्म की खोज मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? तो होमोसेपियन सॉरी, ये जो है होमो नलेडी जो है नामक एक जीवाश्म था जिसको वर्ष 2015 में खोजा गया था। ठीक है, खोज से इस खोज से मानवीय विकास से संबंधित नवीन तथ्य की परिकल्पना करने का प्रयास किया जा रहा था उस समय सन 2015। अब देखिए इस प्रागैतिहासिक के बाद आता है सिंधु सभ्यता से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं हमारे रेलवे एनटीपीसी यानी रेलवे के एग्ज़ाम में। यह भी रेलवे एनटीपीसी में ही पूछा जा चुका है क्वेश्चन जो है 5 अप्रैल और 2016 के थर्ड पाली में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है ए वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली और सी जो है ईंट के बने भवन, डी जो है हमारा ऑप्शन ये है प्रशासनिक प्रणाली। ठीक है, तो इसमें आंसर जो होगा आंसर हमारा सी राइट आंसर होगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो ऑप्शन सी थी, यानी ईंट के बने भवन थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी नगर योजना थी। चूँकि विकल्प में नगर योजना नहीं है, लेकिन अतः कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता भी थी और यहाँ के अधिकांशतः घर जो है पक्की ईंटों के बने होते थे। कुछ भवनें जो है भवनों की दीवार जो है पर प्लास्टर, जो कि आज के युग में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी नगर योजना थी। क्योंकि विकल्प में नगर योजना नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए उस सभ्यता के घर जो थे यानी मकान जो थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे। कुछ भवनों की दीवारों पर तो प्लास्टर भी लगा होता था। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि उसकी सिंधु घाटी सभ्यता की
जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो ईंटों की बने भवन थे, ईंटों के बने भवन थे। ठीक है, अब देखिए इसका अगला, ईंटों के बने भवन थे। ठीक, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। और मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है अन्नागार एवं विशाल स्नानागार ईंट के बने भवनों में महत्वपूर्ण है। अतः ऑप्शन सी सही उत्तर है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार विशाल स्नानागार ईंट के बने भवनों में महत्वपूर्ण है। अतः विकल्प सी राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, जो आप इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित दूसरा क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि सबसे पहले पहिए किससे बने थे। यानी सबसे पहले पहिया जो बना था प्राचीन काल में, वह पहिया किससे बना था। तो ऑप्शन दिया है कि रबड़ से, ऑप्शन बी दिया है कांच से, ऑप्शन सी है लकड़ी और डी है लोहा। तो यह भी क्वेश्चन जो है रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 2016 के मार्च महीने में 29 तारीख को सेकेंड पाली में पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका आंसर जो होगा सी राइट आंसर होगा। यानी सबसे पहले पहिए जो है लकड़ी के बने थे। सबसे पहले पहिए किसके बने थे प्राचीन काल में, तो लकड़ी के बने थे। देखिए ये इससे विशेष कुछ सर्वप्रथम पहिए जो लकड़ी के बने थे, पहिया नवपाषाण काल का एक क्रांतिकारी आविष्कार था जिसे मानव जीवन की धारा को ही बदल दिया। ठीक है, यह पहिए का आविष्कार जो है मानव जीवन की धारा को ही बदल दिया। पहिए का आविष्कार हो जाने से मनुष्य ने चाक पर मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाने शुरू कर दिए। इस पहिए के आविष्कार के बाद जो मानव था वह चाक पर मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाने शुरू कर दिए। यानी तभी से पहिए का आविष्कार हो जाने के बाद मनुष्य ने बर्तन बनाना सीखा, वो भी किस पर, तो मिट्टी के चाक पर मिट्टी का बर्तन बनाना सीखा। अब देखिए जो वैदिक सभ्यता है, इस वैदिक सभ्यता से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं हमारे आरआरबी एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा में। देखिए इससे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। यानी किस वेद में बीमारियों का उपचार बताया गया है। ऑप्शन ए है अथर्ववेद, सी है ऋग्वेद, बी है सामवेद और डी है यजुर्वेद। तो इसका आंसर जो होगा देखिए ये भी ऑनलाइन परीक्षा 2017 में पूछा गया है। इसका जो आंसर होगा ये राइट आंसर होगा। यानी अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। अथर्ववेद में वशीकरण, जादू टोना, मरण, भूत प्रेत आदि के मंत्र तथा नाना प्रकार के औषधियों का वर्णन है। इसमें जन साधारण के लोकप्रिय विश्वासों और अंधविश्वासों का वर्णन है। इसकी अधिकांश रचनाएं जो है दुरात्माओं या प्रेतात्माओं से मुक्ति का मार्ग बताते हैं। यानी अथर्ववेद में जो भी मंत्र या बीमारियों का उपचार बताया गया है, इसमें प्रेत आत्माओं से मुक्ति का मार्ग बताया गया है। तो किसमें बताया गया है, अथर्ववेद में। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो है पूछा गया है वैदिक सभ्यता से। दूसरा है सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है। तो पहला ऑप्शन जो है सत्य की ही विजय होती है, और बी ऑप्शन पूछा गया है सच्चा विश्वास दुर्लभ है, सी ऑप्शन जो है सत्य ईश्वरीय है, और डी जो है सत्य एक खजाना है। ठीक, यह भी रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। देखिए इसका जो उत्तर होगा यानी आंसर जो होगा वो ये राइट आंसर होगा।
सत्यमेव जयते का अर्थ सत्य की ही विजय होती है, यानी इसका अर्थ जो होगा यही होगा कि सत्यमेव जयते का मतलब सत्य की ही विजय होती है। देखिए सत्यमेव जयते शब्द, यह जो शब्द जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, यानी मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ जो होता है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। जो सत्यमेव जयते है यह भारत के राज चिन्ह पर भी यह नाम अंकित है, और इसका अर्थ होता है सत्य की ही जीत, सत्य की ही विजय होती है। ध्यातव्य है कि भारत का राज चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। यह जो राज चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, और भारत सरकार के द्वारा यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया था। कौन सा चिन्ह? तो राज चिन्ह, जो सत्यमेव जयते जिस पर लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए इस दूसरा क्वेश्चन था, अब ये है तीसरा क्वेश्चन उसी से वैदिक सभ्यता से संबंधित। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो है, जिसका अर्थात सत्य की ही हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है। ठीक ना, जैसे ए ऑप्शन में दिया है ऋग्वेद, बी में है मुंडकोपनिषद, और सी है भगवत गीता, और डी है मत्स्य पुराण। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो सत्यमेव जयते मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। अभी हम पढ़े हैं दूसरे नंबर के प्रश्न में। अब देखिए प्रश्न नंबर चौथा जो है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, तो अभी हमने पढ़ा है क्या होगा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते राइट आंसर होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। यह छोटा लग रहा है लेकिन यह पूछा जा चुका है। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन को आप इग्नोर ना करें और इसे याद करने की कोशिश करें। देखिए पांचवा क्वेश्चन जो है वैदिक सभ्यता से जो पूछा गया है वो ये है कि भारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र डैश डैश यानी कुछ भरा जाएगा के निकट स्थित है। यानी जो कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र है वह किसके निकट स्थित है, तो ऑप्शन ए दिया है रावतपिंडी, बी है मेरठ, सी है नई दिल्ली, और डी है अम्बाला शहर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। देखिए जो महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र जो है, यह कुरुक्षेत्र हरियाणा राज्य का एक ऐतिहासिक नगर और जिला है। कुरुक्षेत्र जो है हरियाणा राज्य का ऐतिहासिक नगर और जिला भी है। यह हरियाणा के उत्तर में स्थित है तथा अम्बाला, यमुनानगर, करनाल और कैथल से घिरा हुआ है। हरियाणा के उत्तर में स्थित है और जो कुरुक्षेत्र है जो है यह अम्बाला, यमुनानगर, करनाल और कैथल से घिरा हुआ है। यहीं महाभारत की लड़ाई हुई थी।
यानी जो कुरुक्षेत्र है यहीं महाभारत की लड़ाई हुई थी, और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश यहीं पर ज्योतिसर नामक स्थान पर दिया था। जिस स्थान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था उस स्थान का क्या नाम था? तो ज्योतिसर। इस नाम को भी आप याद रख लेंगे। अब चलते हैं, देखिए इससे आगे प्रश्न नंबर 5 था ना। हाँ, प्रश्न नंबर 6वां। देखिए प्रश्न नंबर 6 जो है यह भी वैदिक सभ्यता से ही क्वेश्चन है। यह भी देखिए NTPC 2000 रेलवे NTPC के 2016 में पूछा जा चुका है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, धर्म का विपरीत क्या है? धर्म का विपरीत क्या है? ऑप्शन में है अधर्म, बी कर्म, डी माया और सी है मोक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर ए। धर्म का विपरीत क्या है? तो अधर्म, यानी न्याय युक्त कार्य धर्म और अन्याय युक्त कार्य जो होता है अधर्म है। अतः धर्म का विपरीत अधर्म है। इससे क्लियर हो जाता है। आप क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है कि बौधायन, मानव, अपस्तंभ और कात्यायन कौन है? तो देखिए ऑप्शन में दिया है ए प्राचीन भारतीय राजा जो कि दशावतार में आते हैं, और बी जो है प्राचीन भारतीय गणितज्ञ। 7वां का है, देखिए अब ऑप्शन नंबर सी दिया है प्राचीन भारतीय सूफी संत, प्राचीन भारतीय क्षत्रिय। यह भी रेलवे NTPC के 2016 के 31 मार्च को पूछा जा चुका है 3rd पाली में। इसका जो ऑप्शन होगा बी होगा। देखिए बौधायन नाम मानव, आपस्तंभ एवं कात्यायन प्राचीन भारतीय गणितज्ञ हैं। इन्होंने शूल व सूत्रों की रचना की। शूल व सूत्र संस्कृत के सूत्र ग्रंथ हैं जो स्रोतों कर्मों से संबंधित है। स्रोतों सूत्र वेदों के उपांग हैं। शूल व सूत्र भारतीय गणित के विषय में जानकारी देने वाले प्राचीनतम स्रोत हैं। अब देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से। तो इससे पहला क्वेश्चन पूछा गया है त्रिरत्न की अवधारणा डैश डैश से संबंधित है। त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन में दिया है ए सिख धर्म, बी दिया है जैन धर्म, और सी है बौद्ध धर्म, और डी है पारसी धर्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न यानी जैन धर्म में 3 रत्न बताए गए हैं। जैन धर्म के अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। कर्म फल से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति जो है निर्वाण की ओर अग्रसर होता है या निर्वाण को प्राप्त करता है। इसके लिए आवश्यक है कि पूर्व जन्म के संचित कर्म को समाप्त किया जाए और वर्तमान जीवन में कर्म फल से विमुख रहें। इसके लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। इस जैन धर्म में 3 रत्न बताए गए हैं, और वो 3 रत्न क्या बताए गए हैं? देखिए 3 रत्न जो है इसमें पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण। यानी सही दर्शन, सही ज्ञान और एक सच्चा सही आचरण जो है, यही 3 रत्न बताए गए हैं। सत्य में विश्वास को ही सम्यक दर्शन, सत्य में विश्वास को ही सम्यक दर्शन कहा गया है। जिस सत्य में हम विश्वास या श्रद्धा रखते हैं उनका ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। कल्याणकारी कार्यों का अनुसरण
और कल्याणकारी कार्यों का त्याग ही सम्यक चरित्र है। यानी जिसमें लोगों का कल्याण हो उस काम का अनुसरण, और जिस काम में लोगों का कल्याण हो, कर देने से अगर लोगों का कल्याण होता है तो उस कार्य का त्याग भी क्या है, यह सम्यक चरित्र के अंतर्गत आता है। उल्लेखनीय है कि बौद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। यानी बुद्ध, धम्म एवं संघ, यह भी बुद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, परंतु मूल रूप से त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म में ही की गई है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है मुल्ला नसरुद्दीन, विष्णु शर्मा, सी राजा सुदर्शन और डी है तेनाली रामन। तो इसमें आंसर जो होगा हमारा बी राइट आंसर होगा। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित हैं? तो विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है। ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से कि भारत का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मठ, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? अब इससे आप एक और क्वेश्चन याद कर लेंगे कि दुनिया का और भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ यानी कौन सा मठ है? तो तवांग मठ। यह तवांग मठ कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। देखिए ऑप्शन में दिया है सिक्किम में, बी है पश्चिम बंगाल में, सी अरुणाचल प्रदेश में, या डी नागालैंड में। तो जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा सी, यानी भारत का सबसे बड़ा जो मठ है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा। यह तवांग मठ जो है अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में स्थित है। यह जो तवांग मठ जो है यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में स्थित है। एक बौद्ध मठ है। यह क्या है? एक बौद्ध मठ है। और तवांग मठ का निर्माण मेराक लामा लोड्रे ग्यात्सो ने 1680 ईस्वी में 1680-81 में कराया था। तवांग मठ एक पहाड़ी पर बना हुआ है। पूरे देश में यह अपने प्रकार का अकेला बौद्ध मठ है। तवांग मठ एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। चौथा क्वेश्चन, यह भी रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। देखिए चौथा क्वेश्चन है, जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। यानी गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था और उस स्मारक का नाम बताएं जिसे हम सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहते हैं या भी कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया है धमेख स्तूप सारनाथ में, या सांची स्तूप सांची, सिंगारदार स्तूप स्वात घाटी, और डी जो है द्रोदुल चोरतेन गंगटूक। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए राइट आंसर होगा धमेख स्तूप, यानी जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध कहा गया है जिस स्तूप को, वह जो है स्तूप धमेख स्तूप है। उसका क्या नाम है? तो धमेख स्तूप है। और अपना पहला उपदेश जो है
सारनाथ में दिए थे, इसलिए जो ऑप्शन होगा वो ए राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए धमेक स्तूप जो है सारनाथ में स्थित है और यह एक प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल है। माना जाता है कि धमेक स्तूप की ही वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। धमेक स्तूप को ही सीट ऑफ द होली बुद्ध की संज्ञा दी जाती है। इस स्तूप की नींव जो है अशोक के समय में रखी गई थी, यानी जिस समय मौर्य अशोक यानी मौर्य वंश का सम्राट अशोक का कार्यकाल था, उस समय इसकी नींव रखी गई थी। इसका विस्तार कुषाण काल में हुआ, लेकिन गुप्त काल में यह पूर्णतः तैयार हुआ। यानी इसकी नींव जो है अशोक के साम्राज्य में हुआ, मतलब अशोक के राज्यकाल में हुआ, और इसका विस्तार कुषाण काल में हुआ, लेकिन इसका जो पूर्ण रूप से तैयार हुआ यह गुप्त काल में हुआ। ठीक है, तो इससे आप याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म यानी बुद्ध जो है सबसे अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। और वह स्तूप जिसे हम सीट ऑफ द होली बुद्ध के नाम से भी जानते हैं या कहा जाता है, वह स्तूप धमेक स्तूप है। ठीक है, देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक स्थिति। प्रश्न पहला जी पूछा है इससे प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था? तो ए ऑप्शन दिया है कांसी, बी है कौशल, सी है कौशाम्बी और डी है कपिलवस्तु। तो प्राचीन समय में जो अवध था वो किस नाम से जाना जाता था? तो कौशल नाम से जाना जाता था। यानी इसका राइट आंसर जो होगा आंसर बी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अवध जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के एक भाग का नाम है, जो कि प्राचीन काल में यह कौशल कहलाता था। इसकी राजधानी अयोध्या थी। अवध शब्द जो है अयोध्या से ही निकला है, जो कि संस्कृत शब्द है। यह अवध जो है अयोध्या से ही निकला है, जो कि एक संस्कृत शब्द है। अब देखिए जो क्वेश्चन अब आ जाते हैं मौर्य काल पे। देखिए मौर्य काल से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा है वो है सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? ये देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ये भी RRB NTPC 2016 के सेकेंड पाली में एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? ऑप्शन दिया है चाणक्य, बी है बिंदुसार और सी दिया है चंद्रगुप्त और डी है समुद्रगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा बिंदुसार, यानी सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार के पुत्र थे। सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र एवं चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यानी बिंदुसार को चंद्रगुप्त मौर्य भी कहा जाता था। दूसरा हमारा जो इससे मौर्य काल से क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो क्या है? दूसरा है चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो ऑप्शन बी जो है इसमें राइट आंसर होगा कि विष्णुगुप्त। यानी चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चाणक्य को एक अन्य नाम से विष्णुगुप्त नाम से भी उसको पुकारा जाता था। राइट। और क्वेश्चन नंबर तीसरा है किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? किस राजा की कहानी जो है मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो ऑप्शन दिया है जयचंद्र, बी है चंद्रगुप्त सेकेंड,
चंद्रपीड़ चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें आंसर जो होगा डी राइट आंसर होगा, यानी मुद्रा राक्षस की रचना मुद्रा राक्षस की रचना जो है विशाख दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया था। ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी, यानी जो ढूंढीराज है वो मुद्रा राक्षस पर क्या लिखा था, टीका लिखी थी। और देखिए चौथा क्वेश्चन पूछा है मौर्य वंश से, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। अब देखिए आ जाते हैं इस पांचवें क्वेश्चन पे, जो कि अभी मौर्य वंश से ही पूछा जा चुका है। मालविकाग्निमित्रम किसने लिखी थी? मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा था? ऑप्शन में दिया है भास, बी है कविराय, सी है बाणभट्ट और डी है कालिदास। तो देखिए मालविकाग्निमित्रम कालिदास ने लिखा था। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम 5 अंकों का नाटक है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा वर्णित है। अग्निमित्र शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। जो अग्निमित्र जो था वह शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। इस शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, ये जो अग्निमित्र है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं मौर्योत्तर काल। देखिए मौर्योत्तर काल क्या प्रश्न पहला पूछा गया है कि अभी चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? चरक संहिता जो है चिकित्सा के किस शाखा से संबंधित है? तो ये है एलोपैथी, बी आयुर्वेद, सी है होम्योपैथी और डी है यूनानी। यह भी रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है। देखिए बी जो है इसका जो आंसर जो होगा बी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा आयुर्वेद, यानी चरक संहिता जो है चिकित्सा की आयुर्वेद जो शाखा है उससे संबंधित है। राजवैद्य चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। चरक जो है कनिष्क के राजवैद्य थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी, जो चिकित्सा की आयुर्वेद शाखा से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? राजा खारवेल कौन थे? देखिए इसका जो ऑप्शन दिया है अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, कान्हेरी की गुफाएं, खंडगिरी की गुफाएं। निम्न में से किस गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल ने के द्वारा कराई गई थी? यह भी रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर जो होगा खंडगिरी गुफाएं, यानी खारवेल ने खंडगिरी गुफाओं की खुदाई करवाई थी। ठीक है, अब देखिए गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं हमारे रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम। देखिए जो गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से जो पहला प्रश्न पूछा जा चुका है रेलवे एनटीपीसी में, वो है गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के जो वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे? तो हमारा जो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा श्रीगुप्त,
यानी गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त थे। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वह है कि गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो फायान जो है गुप्त काल के दौरान भारत का भ्रमण किया था। इसे हम ज़्यादा ये विस्तार से नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट में यह बताएं कि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, तो हम वीडियो छोटा करके विस्तार से बताएंगे। हम इसलिए यह नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमें ज़्यादा क्वेश्चन बताना है और यह ऐसे क्वेश्चन हैं जो रेलवे एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए बस यही हम बताकर आप वीडियो को समाप्त करेंगे। देखिए जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है वो पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, वारामिहिर यानी पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता एवं बृहद जातक गुप्त काल में वारामिहिर द्वारा रचित ग्रंथ है। पंच सिद्धांतिका ज्योति विद्या पर आधारित। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा क्वेश्चन था तीसरा वो ये था कि पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर जो होगा वारामिहिर होगा, यानी पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता एवं बृहद जातक गुप्त काल में वारामिहिर द्वारा रचित ग्रंथ है और पंच सिद्धांतिका ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। वहीं बृहद संहिता संस्कृत में रचित एक विश्वकोश है। अब अगला क्वेश्चन जो प्रश्न चौथा जो है ये देखिए, ये भी रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम पूछा जा चुका है। तो जो चौथा है यह पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? यानी प्राचीन है और संस्कृत शब्द कोश कौन सा है? तो अमरकोश जो है यह राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जो है यूक्लिड, बी पाइथागोरस, रामानुजन और डी है फिबोनाची। यानी ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा यूक्लिड। यानी यूक्लिड जो है ज्यामिति का जनक है और यूक्लिड ज्यामिति का जनक माना जाता है। ज्यामिति शब्द का मूल अर्थ है जमीन नापना। वस्तुतः मिस्र में इसका विकास आरंभ हुआ। यूक्लिड अलेक्जेंड्रिया के सरकारी स्कूल में गणित का अध्यापक था। यूक्लिड एक व्यक्ति का नाम है और यह जो है अलेक्जेंड्रिया के सरकारी स्कूल में गणित का अध्यापक था। यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। उसने ज्यामिति के सभी ज्ञात तत्वों का संग्रह करके उन्हें सुव्यवस्थित किया। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया? इसका आंसर जो होगा पुलकेशिन द्वितीय यानी सेकंड। पुलकेशिन सेकंड जो है यह
चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। तो जो पुलकेशिन सेकंड था वह कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। देखिए क्वेश्चन 7 जो है, राज तरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? राज तरंगिणी द्वारा किन राजाओं का वर्णन किया गया है? तो राज तरंगिणी द्वारा कश्मीरी राजाओं का वर्णन किया गया है। प्रश्न 8वां पूछ रहा है कि तंत्रिका योगिनी पंथ का मूल स्थान डैश माना जाता है। तंत्रिका योगिनी पंथ का मूल स्थान क्या माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। तंत्रिका योगिनी पंथ का मूल स्थान उड़ीसा को माना जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संगलदीप द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया? भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संगलदीप द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था? तो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास किया गया था। ऑप्शन जो होगा राइट, ये जो है राइट आंसर होगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, ये सभी आरआरबी रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम कौन सा क्वेश्चन याद करें या ना करें। आपके लिए अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई किए हैं, जो फॉर्म 2019 में आया था, तो आप इन सभी क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां जो है, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? इसका राइट आंसर होगा परमार। सी यानी साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज जो है परमार वंश से जुड़े थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां दिया है, 11वां दिया सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? तो निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है था? यह भी देखिए, यह क्वेश्चन जो है 2017 में 19 जनवरी को रेलवे एनटीपीसी परीक्षा मुख्य परीक्षा यानी मेन में पूछा गया है। फर्स्ट पाली में पूछा जा चुका है, जिसका राइट आंसर होगा बी यानी राजवंश जो पाल राजवंश था, यह दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था। जो पाल राजवंश था यह दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और भी हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय। लेकिन इससे पहले आप अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस चैनल का नाम है वनडे एग्ज़ाम फाउंडेशन। जो भी स्टूडेंट वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह चैनल बनाया गया है। इस पर हम डेली प्रीवियस ईयर किसी भी वनडे एग्ज़ाम में के से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो होते हैं उनको कलेक्ट करके लाते हैं और आपको बताते हैं, ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी न रह जाए और आप अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर पाएँ। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में इसको हम पूरा करेंगे भारतीय इतिहास को। अभी हमें नहीं लगता है कि अब अगले वीडियो में पूरा हो पाएगा, यह कुछ लंबा जाने वाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं
जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं जीके से, और सभी क्वेश्चन को हम एक करके आपको बता रहे हैं। तो आपका भी यह फर्ज बनता है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद मेरे दोस्त।